ये स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः वापस एक नई क्लास लेकर आए हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 15 है ना, जो आपके बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर चलता है और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। पहले वाला जो पार्ट था आपका पार्ट नंबर 14, उसके अंदर अपन ने साइक्लोट्रॉन पढ़ लिया था। साइक्लोट्रॉन पूरा आपका कंप्लीट हो गया है ना। और इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था लीनियर एक्सेलरेटर, रैखिक त्वरित्र है ना, लीनियर एक्सेलरेटर, रैखिक त्वरित्र एंड साइक्लोट्रॉन। ये टॉपिक आपके दोनों कंप्लीट है। आज अपन इस पे बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था इसका साइक्लोट्रॉन के जब अपन ने थ्योरी एंड वर्किंग पढ़ा था, तो थ्योरी एंड वर्किंग में बहुत सारे फॉर्मूला है। एक उसका आर का आया, रेडियस का, एक उसका टी का आया, कितना टाइम लग रहा है, एक साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है एफ, और एनर्जी के दो फॉर्मूला है अपने पास, और कितना वेग लगेगा वी मैक्सिमम। ये 4-5 फॉर्मूला है। तो किस प्रकार कहाँ किसका रोल रहेगा, आज अपन इसके न्यूमेरिकल देखेंगे ज़्यादातर। इसका तो एक ही न्यूमेरिकल बनेगा, इसके मेन है। तो चलो आइए अपन आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका लीनियर एक्सेलरेटर से। लिखाता हूं मैं कि एक रैखिक त्वरित्र को, क्वेश्चन है आपका, एक रैखिक त्वरित्र को एक रैखिक त्वरित्र को 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक है ना। एक रैखिक त्वरित्र को 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा तक प्रोटॉनों को 45.3, थोड़ा पास में लिखते हैं, 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा तक प्रोटॉनों को त्वरण प्रदान करने के लिए, प्रोटॉनों को त्वरण प्रदान करने के लिए है ना, एक रैखिक त्वरित्र को 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा तक प्रोटॉनों को त्वरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ना, डिजाइन किया गया है। उसका सेटअप भी इसी प्रकार बनाया गया है। उसका जो सेटअप बना हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही बना है ना। तो जिससे 200 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति, जिससे 200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, 200 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति है ना, जिससे 200 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तथा शिखर 1.49 इंटू 10⁶ वोल्ट शिखर वोल्टता का प्रोटॉन स्रोत प्रयुक्त है। शिखर वोल्टता का प्रोटॉन स्रोत, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उसको फिर मैं आपको समझाता हूँ ना। प्रोटॉन स्रोत प्रयुक्त है, प्रोटॉन स्रोत प्रयुक्त है यदि प्रथम अपवाह नलिका की लंबाई, यदि प्रथम अपवाह नलिका की लंबाई यदि प्रथम अपवाह नलिका की लंबाई 0.0535 है, तो 0.0535 है तो है ना, प्रथम अपवाह नलिका की आपको लंबाई ये दे रही है। तो नंबर फर्स्ट आपको क्या क्या निकालना है इसमें, अपवाह नलिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स, अपवाह नलिकाओं की संख्या, अपवाह नलिकाओं की संख्या है ना। पहला तो हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स, और सेकंड आपको निकालना है वो है आपके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी का प्रोटॉन, कितनी
काइनेटिक एनर्जी का प्रोटॉन, कितनी काइनेटिक एनर्जी का प्रोटॉन रैखिक त्वरित्र में अंतःक्षिप्त करना होगा, रैखिक त्वरित्र में इंजेक्ट करना होगा, रैखिक त्वरित्र में इंजेक्ट करना होगा, है ना, अंदर की ओर इंजेक्ट करना होगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में बड़ा है। बाकी देखिए अब आप सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे होता है कि क्या दे रखा। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि अपने पास क्वेश्चन है कि एक रैखिक त्वरित्र को, एक लीनियर एक्सेलरेटर को 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा तक, है ना, 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा तक प्रोटॉनों को त्वरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, फिर उसके बाद जिससे 200 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तथा 1.49 इंटू 10⁶ वोल्ट शिखर वोल्टेज हो गया का प्रोटॉन स्रोत प्रयुक्त है। यदि पहली अपवाह नलिका, उसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 0.0535 है, तो अपवाह नलिकाओं की संख्या, इस क्वेश्चन को देखते हुए कितनी अपवाह नलिका होगी, और दूसरी चीज कितनी काइनेटिक एनर्जी का प्रोटॉन रैखिक त्वरित्र में इंजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलो आइए अपन सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास कि रैखिक त्वरित्र से निर्गत प्रोटॉन की ऊर्जा, रैखिक त्वरित्र से निर्गत प्रोटॉन की ऊर्जा, रैखिक त्वरित्र से निर्गत प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी है आपके पास, रैखिक त्वरित्र से निर्गत प्रोटॉन की ऊर्जा वो हो रही है अपने पास ई डैश बराबर 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। जो प्रोटॉन निकल रहा वो इतनी ऊर्जा मिल रही है उसको, 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। फिर उसका आप देखिए, आप चाहो तो इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवोल्ट कितना हो जाएगा आपके पास, 45.3, सबसे पहले इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज होगा 10⁶, है ना। अब इसको जूल में करेंगे अपन तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और फाइनली जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ई डैश बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 45.3 इंटू 1.6, और ये हो जाएगा आपके पास इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, ये हो गया आपके पास ई डैश। अब और क्या क्या चीज़ दे रखी है आपको आवृत्ति दे रखी है 200 मेगाहर्ट्ज। आवृत्ति कितनी दे रखी है आपको, आवृत्ति f बराबर 200 मेगाहर्ट्ज, जिसको अपन लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, है ना। आप चाहो तो इसको 2 इंटू 10⁸ भी लिख सकते हो। ठीक, और एक आपको क्या दे रखा है इसमें, शिखर वोल्टता v बराबर, शिखर वोल्टता आपको कितनी दे रखी है, शिखर वोल्टता v बराबर ये दे रखी है आपको 1.49 इंटू 10⁶ वोल्ट, है ना। शिखर वोल्टेज आपको ये दे रखी है। और क्या क्या चीज़ें इसमें और है आपके पास, प्रथम अपवाह नलिका की लंबाई, पहली अपवाह नलिका की लंबाई आपको दे रखी है, प्रथम अपवाह नलिका की लंबाई, प्रथम अपवाह नलिका की लंबाई L1 बराबर आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 0.0535 मीटर, 0.0535 मीटर, है ना, ये दे रखी। इसका मान है ना, ये मीटर में, यहाँ ध्यान रखिएगा मीटर। तो अब आपको निकालना है अपवाह नलिकाओं की संख्या और काइनेटिक एनर्जी का प्रोटॉन रैखिक त्वरित्र में इंजेक्ट करना होगा। क्वेश्चन जो था ना वो पूरा लिख लिया। अब मेरे पास स्पेस नहीं, जैसे कि आपको दिख रहा है अपना पूरा बोर्ड भर गया, तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा मिटा देते, अपने पास सॉल्यूशन का ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अपन ने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया, फिर ये लिखा, अब इसके बाद ऊपर आ रहा है ना, ये अपने क्या लिखा कि रैखिक त्वरित्र से जो प्रोटॉन अपने को प्राप्त हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, ई डैश बराबर 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। फिर अपन ने इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट किया तो 10⁶ लग गया, लेकिन फिर अपन ने इस इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में भी कन्वर्ट कर दिया, तो आपको पता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली ये पूरा ई डैश कितना हो गया आपके पास, 45.3 इंटू 1.6
6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ओके, एक आपको दे रखी आवृत्ति 200 मेगाहर्ट्ज, आप इसको लिख सकते हो 200 इंटू 10⁻6 और चेंज कर सकते हैं 2 इंटू 10⁸ हर्ट्ज भी लिखेंगे अभी अपन जब सोल्व करेंगे इसको, है ना। फिर उसके बाद आपको शिखर वोल्टेज कितनी दे रखी, V बराबर 1.49 इंटू 10⁻6 वोल्टेज, ठीक। और अब प्रथम अफवाह नलिका को आपको लंबाई कितनी दे रखी, 0.0535 मीटर। तो चलो आइए मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, है ना, इसको सोल्व करेंगे अब अपन। तो ऊपर से अपन इसको अरेंज कर लेते हैं। अब इसमें जो अपने को निकालना, सबसे पहले नंबर ऑफ ड्रिप ट्यूब्स, उस जो डायग्राम बना हुआ उसके अंदर नंबर ऑफ ड्रिप ट्यूब्स कितना होंगे वो अपने को देखना है। तो देखते हैं अपन, नंबर ऑफ ड्रिप ट्यूब्स हो जाएंगे आपके पास, है ना, ये हो गया, यहाँ तक अपन कर लिया था। अब इसके बाद इधर शुरू कर रहे हैं अपन, है ना, पहले इधर देख लेते हैं फिर उसके बाद बचाओ उधर देखेंगे। तो अपने पास हो जाएगा कि अफवाह नलिकाओं की संख्या लगभग आएगी, है ना, अफवाह नलिकाओं की संख्या, अफवाह नलिकाओं की संख्या है ना, ये लगभग आएगी, पॉइंट में होगी तो अपन उसको लगभग लिखेंगे ना, ये चीज़ ध्यान रखना। लगभग अफवाह नलिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला होता है आपके पास ई डैश बराबर एन डैश ई वी, ये मिला ना। देखिए त्वरित का आप फॉर्मूला देखना, माना एक इलेक्ट्रॉन जब त्वरित हो रहा है उस अफवाह नलिका, तो उसको इलेक्ट्रोवोल्ट कितने मिल रहा है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। जब एन अफवाह नलिका संख्या हो तो कितना हो जाएगा, एन डैश इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यहाँ से एन डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एन डैश बराबर ई डैश अपॉन ई वी, ठीक है। मान रखिए एन ई डैश का मान कितना है, ई डैश का मान है आपके पास ये रहा 45.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी का मान कितना है, वी है आपके पास 1.49 इंटू 10⁻6 वोल्ट, है ना, ये लग गया। अब आप लिमिट को वैसे ही आप सोल्व कर लेना, लिमिट सोल्व करोगे तो आपके पास वो की वही चीज़ आ जाएगी, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा लगभग 30.4। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग 30.4 आएगा, है ना। काटोगे, काट कुटा के, तो अतः अपने पास अफवाह नलिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अफवाह नलिकाओं की संख्या लगभग 30.4 है ना। तो इसके अंदर है ना, इस जो आपको क्वेश्चन दे गया उसके अंदर अफवाह नलिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अफवाह नलिकाओं की संख्या हो जाएगी 30। आंसर समझ में आ गया। ये फॉर्मूला होता है ई डैश बराबर एन डैश ई वी, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, है ना। अब अपन इधर करेंगे सेकंड वाला सॉल्यूशन। ई डैश बराबर एन डैश ई वी, यहाँ से आपने एन डैश निकाला तो ई डैश अपॉन ई वी हो गया, ई डैश का मान ये रहा, ई वी दोनों के मान रखे तो लगभग 30.4 आए। तो इसका मतलब उस रेखीय त्वरित के अंदर अफवाह नलिकाओं की संख्या कितनी हो गई, अफवाह नलिकाओं की संख्या हो गई 30। अब आइए अपने को सेकंड जो इसका निकालना है कि अपने को पता है कि अफवाह नलिकाओं से गुजरते हुए प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, अफवाह नलिकाओं से गुजरते हुए प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, अफवाह नलिकाओं से गुजरते हुए प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा E बराबर एन ई वी, है ना। अफवाह नलिकाओं से गुजरते हुए प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर एन ई वी। अब आपको जो जो चीज़ें वहाँ मान पुटअप कीजिए तो आपके पास E कितना हो जाएगा, अपने पास E हो जाएगा E बराबर n कितना है, n है 30 इंटू E कितना आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V कितना आपके पास, V है ये रहा 1.49 इंटू 10⁻6, 1.49 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये सारे मान रख दिए अपन ने। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जूल में आ रहा है, ये किस में आ रहा है आपके पास, जूल में। अपन इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में बदलेंगे तो इलेक्ट्रोवोल्ट में बदलेंगे मतलब ये पूरा मान पर्टिकुलर किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो आपका मान मल्टीप्लाई होगा E बराबर 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.49 इंटू 10⁻6 अपॉन
1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट में आ गया। और आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 44.7 इंटू 10⁻6 ई बराबर 40.7 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रोवोल्ट, या आपके पास हो जाएगा 44.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोवोल्ट मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आ रहा है तो ये हो गया। और अब फाइनली अपने पास हो जाएगा रैखिक त्वरित्र में, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। रैखिक त्वरित्र में, अब नीचे से मिटा रहा हूँ ना, नीचे से आप देख लीजिए कंप्लीट आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ। यस, क्या हो जाएगा अपने पास रैखिक त्वरित्र में, रैखिक त्वरित्र में प्रोटॉन को इंजेक्ट की गई प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन को इंजेक्ट की गई प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, इंजेक्ट की गई प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास K बराबर ई डैश माइनस ई, ठीक है, K बराबर ई डैश माइनस ई, यानी ई डैश कितना आपके पास, ई डैश है आपके पास 45.3 ना, 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ये एनर्जी स्टार्टिंग में थी रैखिक जो निर्गत प्रोटॉन, और फिर उसके बाद जो अफवाह नलिकाओं द्वारा उसको जो प्राप्त हुई एनर्जी वो कितनी होगी, वो होगी -44.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा K बराबर 0.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आंसर आपका कंप्लीट, K बराबर कितना हो गया 0.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अब आइए इसको एक बार अपन नॉर्मल वेज में वापस समझते हैं। सेकंड वाले में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सेकंड वाला क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक बार देखिए कि फर्स्ट तो आपको पता अफवाह नलिकाओं की संख्या निकल गई। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जब एक प्रोटॉन उस रैखिक त्वरित से बाहर आ जाएगा तो उसको कितनी एनर्जी मिल जाएगी, 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी मिल जाएगी, है ना, कि रैखिक त्वरित से निर्गत प्रोटॉन की एनर्जी 45.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि जब आप उस प्रोटॉन को इंजेक्ट कर रहे हो तब उसकी एनर्जी कितनी थी। सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, फर्स्ट तो आपने निकाल लिया अफवाह नलिकाओं संख्या इजी है, लेकिन सेकंड आपको ये पूछा गया कि जब आप प्रोटॉन को उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, किसके अंदर, लीनियर एक्सेलरेटर की ड्रिफ्ट ट्यूब्स के अंदर जब जा रहा है तब उसकी एनर्जी कितनी थी। तो अपन ने सबसे पहले निकाला कि जब वो सारी अफवाह नलिका 30 अफवाह नलिकाओं से निकलेगा तब तक उसको कितनी एनर्जी मिल जाएगी। तो इसका मतलब टोटल ये, उसमें से इसको माइनस कर दिया तो इसका मतलब बची हुई एनर्जी उसको क्या होगी, उसकी होगी। तो अपन ने ये निकाला कि अफवाह नलिकाओं से गुजरते हुए प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा E बराबर NeV, ठीक है। तो E बराबर N आपको पता है 30, E 1.6 10⁻⁻19 और V हो गया ये शिखर वोल्टा दे देगी जूल। जूल को मैंने इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट किया क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में है, तो अपन भी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में लेकर आएंगे। तो फाइनली अपने पास ये मान आ जाता है और यही मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होता है। तो E बराबर, यानी जब आपका प्रोटॉन उस सारी 30 के 30 ही अफवाह नलिकाओं से निकला तब उसको ये ऊर्जा मिली 44.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और लास्ट में जब निकला तब कितना है, ये है। तो इसका इसकी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, रैखिक त्वरित्र में प्रोटॉन को इंजेक्ट की गई प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी ई डैश में से ई माइनस कर दिया, 45.3 में से 44.7 माइनस हुआ तो 0.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ध्यान से इसको आप देखिएगा, 2-3 बार जब आप इसको देखोगे ना, अच्छे से समझोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप में समझ में आ जाएगी। अब आइए एक अगला क्वेश्चन करते हैं अपन साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास साइक्लोट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब अपने पास यस, अब मैं आपको ले चलता हूँ साइक्लोट्रॉन में कि एक साइक्लोट्रॉन की क्वेश्चन नंबर 2, एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या, एक साइक्लोट्रॉन की सी डी है, उसकी आपको रेडियस दे रखी है। एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या 1.8 मीटर तथा चुंबकीय क्षेत्र 1.8 मीटर तथा चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना। चुंबकीय क्षेत्र आपको कितने दे रखा है, वो दे रखा है आपको 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको निकालना है कि इससे त्वरित प्रोटॉन की ऊर्जा का परिकलन कीजिए, इसे त्वरित प्रोटॉन की ऊर्जा का परिकलन कीजिए, प्रोटॉन की ऊर्जा का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है कि ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन, फिर आप इसको समझिएगा आपको क्या क्या दे रखा है। और चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है कि आपको क्या निकालना है, एक साइक्लोट्रॉन की रेडियस दे रखी है आपको, जो डी है ना, डी, उसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 1.8 मीटर, ठीक, कैपिटल आर। और चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना है 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इससे त्वरित प्रोटॉन की ऊर्जा यानी ई निकालना है। तो आपको पता एक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर एम, ये था। अब ये सारे मान तो अपने को पता, लेकिन एफ नहीं पता है, आवृत्ति नहीं पता है, इसमें नहीं दे रखी। तो अब यहाँ पर दो फॉर्मूले बताए थे, वो लगेगा 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद है, ये वाला यहाँ काम आएगा, ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। तो चलो आइए सॉल्यूशन करते हैं, बस यही चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है ना, जो आपको दे रखा है उसी से अपन चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगा कि साइक्लोट्रॉन से निर्गत प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, साइक्लोट्रॉन से निर्गत प्रोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर। प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर फर्स्ट, है ना, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम होता है। इसको अपने बना लिया समीकरण नंबर 1। अब आपको जो जो दे रखा है उसकी निकालिए आप। गिवन क्या क्या चीज़ गिवन है आपको, साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा आपको 1.8 मीटर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आपको, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर कितना दे रखा है 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दो चीज़ हो गई। अब निकालना एम और क्यू, बी हो गया आर हो गया। आपको एम प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान m बराबर, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा अपने पास Q बराबर, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पर भी आवेश ही वो का वही होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये सारे मान कंप्लीट है, ये सारे मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो गिवन वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखिए, रखोगे आप तो E बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का मतलब ये हो गया पूरा मान 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया आपके पास 0.7 का होल स्क्वायर, है ना, इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया आपके पास 1.8 का होल स्क्वायर अपॉन, ये दो ऐसे कैसे है ना 1/2 चल रहा है, अपॉन एम, एम है आपके पास 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.21 इंटू 10⁻11 जूल। ई बराबर 1.21 इंटू 10⁻11 जूल, ठीक है। ई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास कि 1.21 इंटू 10⁻11 जूल। अब आप इसको निकालिए इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो आपके पास कितना हो जाएगा
ई बराबर 1.21 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6 और कर दीजिए, तो आपका आंसर कितने में आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। समझ में आ गया ना? देखो इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करते तो आपके पास कितना हो जाता? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन इसमें पूरे को मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में लेकर आ रहा हूँ तो इंटू 10⁻6 भी कर दिया। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 76 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ई बराबर 76 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। आंसर कंप्लीट। आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है ना? ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक बार वापस देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था और अपन ने इसके अंदर क्या सॉल्यूशन किया। आपको क्वेश्चन कह रहा था कि एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या आपको 1.8 मीटर दे रखी, कैपिटल आर। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर दे रखा आपको 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इससे त्वरित प्रोटॉन की एनर्जी निकालनी है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा? ये काम आएगा कि साइक्लोट्रॉन से निर्गत प्रोटॉन की एनर्जी ई बराबर 1/2 Q² B² R² अपॉन M। ठीक है, मान सारे पता है। साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या ये होगी, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, प्रोटॉन का आवेश Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ सारे मान पुट कर दिए, जूल में आया, जूल को अपने मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट किया तो उस प्रोटॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 76 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। बस आज अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल है। चीज़ें देखो मैं आपको सारी कंप्लीट तरीके से करा रहा हूँ। किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे आपको, थ्योरी के टॉपिक विथ न्यूमेरिकल भी लेकर आए आज अपन, है ना। तो मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ, इसलिए आप बस इनके कंप्लीट नोट्स बनाइए। आपको बुक्स वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत ही नहीं। बुक्स भी ले लोगे तो आपका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर फिजिक्स अलग अलग पार्ट में, एटॉमिक बुक अलग है, मॉलिक्यूलर बुक अलग है, न्यूक्लियर फिजिक्स अलग है, 3 किताबें मिलकर फिर आपका एक पेपर बना गया। इसलिए आप बुक्स वगैरह लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए कि क्वेश्चन नंबर 3। एक साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन त्वरित किए जाते हैं। एक साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन त्वरित किए जाते हैं, है ना। एक साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन त्वरित किए जाते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसमें जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है ना, चुंबकीय, कैमरा को सही देखना, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना। जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो डी के अंदर एक बार वृत्ताकार पथ में गति करने में, तो डी के अंदर एक बार वृत्ताकार पथ में, डी के अंदर एक बार वृत्ताकार पथ में गति करने में, है ना, कि डी के अंदर एक बार वृत्ताकार पथ में गति करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। गति करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक बार इसको आप समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और अपने को क्या चीज़ यहाँ पर निकालनी है। कि आपको दे रखा है, उसको आप देखिए, पीएम अपॉन क्यू बी, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, क्यू हो गया। कि आपको क्वेश्चन दे रहा है कि एक साइक्लोट्रॉन द्वारा क्या त्वरित किए जाते हैं? प्रोटॉन त्वरित किए जाते हैं, है ना। एक साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन त्वरित किए जाते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना है? 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो डी के अंदर एक बार वृत्ताकार पथ में गति करने में लगा समय, एक डी में निकलने में, है ना, एक डी है ना, इस एक वाले डी में उस पार्टिकल को निकलने में कितना टाइम लगेगा? स्मॉल टी बराबर फॉर्मूला अपने पढ़ रखा है ना, पाई एम अपॉन क्यू बी, उसी फॉर्मूले का यहाँ पर रोल रहेगा। तो सॉल्यूशन देखिए, आइए सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास
साइक्लोट्रॉन के अंदर डी के एक बार वृत्ताकार पथ में लगा समय, हाँ जी, समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा कि T बराबर होता है पाई एम अपॉन क्यू बी। फॉर्मूला निकाला अपन ने, T बराबर क्या होता है? पाई एम अपॉन क्यू बी। अब जो जो मान है उसको आप लिखें यहाँ पर। गिवन क्या क्या चीज़ है आपको? गिवन है m प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? जैसे कि आपको पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान m बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश होता है Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र कितना दे देगा आपको? प्रोटॉन का चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीन चीज़ें अपने पास आ चुकी। पाई आपको पता है 3.14 वैसे ही होता है, तो सीधा समीकरण 1 में मान रखने पर अपने पास हो जाएगा समीकरण 1 में मान रखने पर, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास हो जाएगा T बराबर पाई की जगह 3.14 इंटू एम की जगह 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन Q की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू B की जगह 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको उस वृत्ताकार पथ में लगा समय हो जाएगा 4.68 इंटू 10⁻⁻8 सेकंड आंसर। बस ये आपको टाइम लग जाएगा। उस सर्कुलर मोशन पर चलने में जो समय लगेगा वो आपका समय हो जाएगा 4.68 इंटू 10⁻⁻8 सेकंड। कंप्लीट। एक क्वेश्चन और आइए वापस चेंज करते हैं, है ना। इस प्रकार अपन देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चीज़ें क्या हो जाएगी यहाँ पर? नेक्स्ट चीज़ें हो जाएगी अपने पास, एक क्वेश्चन और करते हैं ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी साइक्लोट्रॉन में 10⁻7 हर्ट्ज आवृत्ति, है ना। किसी साइक्लोट्रॉन में 10⁻7 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 5000 वोल्ट का आवृत्ति तथा 5000 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र तथा 5000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विद्युत क्षेत्र। ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। और 5000 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र, 5000 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र लगाकर प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन को नहीं त्वरित कर पाएंगे साइक्लोट्रॉन द्वारा। जब अभी इसका आगे वाला टॉपिक आएगा सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, वो पढ़ेंगे ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अपन त्वरित तो कर सकते हैं, बट एक नॉर्मल उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा एनर्जी बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन काम नहीं आता। साइक्लोट्रॉन में ज़्यादातर जिस आयन को त्वरित किया गया है वो है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन को ज़्यादातर इसमें त्वरित किया है कि 5000 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र लगाकर प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है। प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है, है ना। 5000 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र लगाकर प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है। प्रोटॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा ज्ञात करो, यहाँ पर है ना। प्रोटॉन द्वारा प्राप्त मैक्सिमम एनर्जी, है ना। प्रोटॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा ज्ञात करो यदि
यदि क्या चीज़ है आपके पास गिवन है कि यदि डी की त्रिज्या 0.5 मीटर, यदि डी की त्रिज्या 0.5 मीटर है। अब देखिए आपको यहाँ पर वापस एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला वापस क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास एफ दे रहेगा ना, तो एफ से आपको चेंज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए आप, गिवन चीज़ उतार लेते हैं अपन, क्या क्या चीज़ गिवन है अपने को। तो सबसे पहले आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कितनी दे रही है आपको, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एफ बराबर आपको दे रही 10⁻7 हर्ट्ज, है ना। और विद्युत वोल्टेज कितना दे देगा आपको, वोल्ट दे देगा आपको V बराबर 5000 वोल्ट, है ना। V आपको दे देगा 5000 वोल्ट। और प्रोटॉन त्वरित करना है तो प्रोटॉन द्वारा प्राप्त मैक्सिमम ऊर्जा, डी की रेडियस, डी की रेडियस कितनी दे रही है आपको, डी की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 0.5 मीटर, है ना। और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान m बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। ये चीज़ें जो अपने को जनरली जो यूज होनी चाहिए वो यहाँ पर है ना। तो अब अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा कि अतः प्रोटॉन की अधिकतम ऊर्जा, अतः प्रोटॉन की अधिकतम ऊर्जा E बराबर 2π² F² R² M, ये होगा E बराबर 2π² F² R² M, ठीक है ना। ये सारे अपने मान लिखिए। अब आप देखिए ये सारे मान पता है, मान रखने पर वैल्यू पुट कीजिए आप, मान रखने पर यस E बराबर 2 ऐसे के ऐसे ही π² का मतलब 3.14 का होल स्क्वायर इंटू F² का मतलब 10⁻7 का होल स्क्वायर इंटू R² का मतलब 0.5 का होल स्क्वायर इंटू M का मतलब है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक। ये सारे मान रख दिए अपन ने। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा E बराबर 8.23 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ये जूल में आ गया। आप इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में बदलिए तो E बराबर 8.23 इंटू 10⁻13 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6 और ले लीजिए। तो अपन इसको जनरल देखिए, ध्यान रखिए अपन जनरल आंसर निकाल रहे वो निकाल रहे मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। ज़्यादातर आंसर इसमें कितने निकाल रहे अपन, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो E बराबर हो जाएगा आपके पास 5.14 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर। बस ऐसा देखो, ये आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन देखिएगा आप किस प्रकार अपन हर बार क्वेश्चन चेंज करते गए, और हर बार अपने पास जिस प्रकार जो जो चीज़ें गिवन होती, मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वेश्चन सोल्व करने का यही तरीका है कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ आपके पास गिवन है उन चीज़ों को उतारिए और फिर आपको क्या निकालना है उसको अपने को वहाँ पर देखना है ना। तो सबसे पहले गिवन के बाद अपने को क्या निकालना है वही चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी। तो एक बार वापस देखिए अपन इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दे रखा था कि किसी साइक्लोट्रॉन में 10⁻7 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 5000 वोल्ट का क्या है विद्युत क्षेत्र लगाकर प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है। तो प्रोटॉन द्वारा प्राप्त मैक्सिमम एनर्जी ज्ञात करो यदि डी की त्रिज्या आपको कितनी है 0.5 मीटर दे रखी हो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन, क्या क्या चीज़ गिवन अपने को पता हो उतार लीजिए कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 10⁻7 हर्ट्ज, उतार लिया अपन ने। वोल्टेज दे रखा आपको V बराबर 5000 वोल्ट, ये भी लिख लिया अपन ने। डी की त्रिज्या आपको दे रखी R बराबर 0.5 मीटर। और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि अपने को पता है। ये सारी चीज़ गिवन। अब जैसे फ्रीक्वेंसी आ गई तो इसका मतलब फॉर्मूला ये लग जाएगा। कहते हैं प्रोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी E बराबर 2π² F² R² M, फॉर्मूला होता है ये। अब मान रखिए आप, तो मान रखा अपन ने E बराबर 2 ऐसा कैसे ही π² यानी 3.14 का होल स्क्वायर इंटू F²। तो F² का मतलब कितना हो गया 10⁻7, F का मतलब भी कितना है 10⁻7 का होल स्क्वायर। R² रेडियस कितनी दे रही है आपको 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 1.67 10⁻27। आप इनकी लिमिट लगाओगे ना, जब आप इन लिमिट को सोल्व करोगे अपन क्या, अब आप फोर्थ ईयर में आ गए, लिमिट सोल्व होती है हमेशा,
तो आप जब लिमिट सोल्व करोगे ना, तो लिमिट सोल्व होती है वैसे ही टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है वो, और डायरेक्ट आंसर आपका ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास ई कितना आ गया, 8.23 इंटू 10⁻⁻13 जूल, जूल आ गया। अब जूल को अपन ने इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट किया, तो आपको पता है इसको अपन डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं इसको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में लेकर जा रहा हूँ। मैं इसको किस में लेकर जा रहा हूँ, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। इसका मतलब वापस 10 की घात 6 और हो जाएगा, क्योंकि अपन हर बार जब भी अपन आंसर निकाल रहे हैं उस आंसर को अपन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में लेकर जा रहे हैं। तो आपके पास ई बराबर कितना हो जाएगा, 5.14 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन इस प्रकार डिफरेंट टाइप के अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए, इसलिए आप इसका एक बार ध्यान रखिएगा। घर पे 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा लिख लुका के, और इससे कोई बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, है ना। तो इसलिए आप इनकी घर पर 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएगी कि किस प्रकार कैसे कौन सा क्वेश्चन होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना सा ही, ध्यान से इनको चीज़ों को देखिएगा आप।